व्हाट इज टिक डिसऑर्डर? टिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर टिक डिसऑर्डर हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं? कहीं आप में भी टिक डिसऑर्डर तो नहीं? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में बताने वाली हूँ जो कि हमारे साइकेट्रिक सब्जेक्ट से रिलेटेड है। हम सभी आमतौर पे जानते हैं कि साइकेट्रिक सब्जेक्ट में हम ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन फंक्शन के इम्पेयर्ड होने की वजह से दिखाई देती है, तो उसे हम रखते हैं साइकेट्रिक सब्जेक्ट में। तो आज का जो ये डिसऑर्डर है वो भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से ही रिलेटेड है, यानी कि हम कह सकते हैं हमारे एक हैबिट से रिलेटेड है। तो क्या है टिक डिसऑर्डर, इन डिटेल से हम समझते हैं। टिक डिसऑर्डर को समझने से पहले हम समझते हैं इसका डेफिनेशन। टिक डिसऑर्डर इज एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट विच इज सडन, रेपिटेटिव, रैपिडली एंड पर्पसलेस। इसका मीनिंग ये है कि टिक डिसऑर्डर एक ऐसी एबनॉर्मलिटी है जिसमें पर्सन इनवॉलेंट्री मूवमेंट करता है और वो भी रेपिटेटिव एंड रैपिडली, मतलब बार बार करता है, और वो पर्पसलेस होता है। अगर हम कोई ऐसी बॉडी मूवमेंट करते हैं, या हम किसी को हाई करें, या हम हेलो करें, या स्माइल करें, या फिर हम जनरली जो अपने फेस का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो किसी को बनाते हैं, अगर किसी को देखते हैं, तो वो हमारा अगर पर्पसलेस है तो मतलब किसी काम का नहीं है। और अगर हम किसी पर्सन को बुलाने के लिए या उसे कुछ बताने के लिए कोई इशारा कर रहे हैं तो उसका कोई पर्पस होता है। बट यहाँ पे टिक डिसऑर्डर में पर्सन जो बॉडी मूवमेंट करता है, एक तो वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, प्लस वो पर्पसलेस एक्टिविटी कर रहा है, उसे ही हम टिक डिसऑर्डर बोलते हैं। अब चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल की तरफ, जहाँ से हमें और भी इजीली समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल में पहले मैं बता दूं कि टिक डिसऑर्डर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मोटर टिक डिसऑर्डर, एक दूसरा होता है वोकल टिक डिसऑर्डर। मोटर टिक डिसऑर्डर जो हमारे मोटर ब्रेन के फंक्शन को इंडिकेट करता है, जो कि रेपिटेटिव मोटर मोमेंट की वजह से देखा जाता है, उसे हम बोलते हैं मोटर टिक डिसऑर्डर। एक होता है वोकल टिक डिसऑर्डर। वोकल टिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रेपिटेटिव वोकलाइजेशन, जो हमारे बोलने, यानी कि हमारे जो वोकल सिस्टम क्या होता है, हमारे रिप्रेजेंटेशन करता है, कुछ भी हम बोलते हैं तो वो वोकलाइजेशन टिक डिसऑर्डर होता है। तो ये तो पढ़ लिया हमने टिक डिसऑर्डर के बारे में। 2 टाइप के होते हैं, मोटर टिक डिसऑर्डर एंड वोकल टिक डिसऑर्डर। अब ये सिंपल मोटर टिक डिसऑर्डर क्या है, इनके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आई ब्लिंकिंग। आई ब्लिंकिंग क्या है, हम एक तरीके से हम आई ब्लिंकिंग को रोक भी सकते हैं, और आई ब्लिंकिंग जो है वो हमारी मतलब अपने आप होती है, उसे हम ऐसा ध्यान नहीं देते हैं कि अब हमें आई ब्लिंकिंग करना है, ऐसा कुछ नहीं करते, वो अपने आप होता है। बट अगर कोई रिपीटेटिव एंड रेपिडली आई ब्लिंकिंग करे, मतलब कंटिन्यू आई ब्लिंकिंग करता रहे ऐसे 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 जल्दी जल्दी अगर करता रहे, और वो भी पर्पसलेस है, तो क्या होगा, ये टिक डिसऑर्डर के अंदर आता है। ठीक, अभी जो मैं पॉइंट बताऊंगी वो सिंपल मोटर टिक्स होंगे, एंड जो काफ़ी क्रॉनिक हो जाता है, किसी किसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी देखा जाता है टिक डिसऑर्डर, तो वो मैं कॉम्प्लेक्स के सिम्टम क्या है और सिंपल के क्या है, ये दोनों मैं क्लियर करूंगी अभी। तो सिंपल मोटर टिक में जैसे आता है आई ब्लिंकिंग, ठीक है, आई ब्लिंकिंग हर कोई करता है, बट कंटिन्यू करे और बार बार करे तो ये होता है टिक डिसऑर्डर के अंदर। एंड ग्रीमेसिंग। ग्रीमेसिंग का मतलब होता है मुंह बिगाड़ना। क्या आप हमेशा किसी को देख करके मुंह बिगाड़ते होगे? नहीं। बेसिकली टिक डिसऑर्डर से अफेक्टेड है वो, विदाउट एनी पर्पस वो चेंज होता रहता है, तो ये भी क्या है, टिक डिसऑर्डर के सिम्टम है। एंड थर्ड सिम्टम है श्रगिंग ऑफ शोल्डर। अब ये श्रगिंग ऑफ शोल्डर क्या है, जैसे कि नॉर्मल आपने अपने आसपास किसी पर्सन को देखा होगा, वो एक ऐसे जो शोल्डर होता है वो हर वक्त कंटिन्यू यूँ होता रहता है, हिलता रहता है। तो ऐसा करना उनके लिए कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, या उसका कोई काम नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यू क्या है, ऐसे ऐसे उनका शोल्डर जो है वो कंटिन्यू हिलता रहेगा, बात भी करेंगे प्लस शोल्डर हिलता रहेगा। कुछ लोगों ने तो देखा ही होगा ऐसे पर्सन को। तो एक श्रगिंग ऑफ शोल्डर, ये भी क्या है, टिक डिसऑर्डर के अंदर आता है। हमारा फोर्थ सिम्टम है सिंपल मोटर टिक में टंग प्रोट्रूजन। टंग प्रोट्रूजन का मतलब होता है कि बार बार जीभ को बाहर निकालना, या बार बार जीभ को माउथ के अंदर मोड़ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक सिंपल मोटर टिक का सिम्टम होता है। तो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल सिंपल मोटर टिक्स के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट, यानी कि कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से मोटर टिक्स देखे जाते हैं, जैसे हिटिंग सेल्फ, अपने आप को मारना, स्क्वेटिंग, वो बार बार उनका जैसे स्क्वेटिंग करने की आदत होती है, वो बार बार करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, थकेंगे भी नहीं। ये एक मेंटल डिसऑर्डर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसी चीज़ें हैं, थोड़ा सा सुन करके लगेगा कि ये क्या है, पर ऐसे डिसऑर्डर भी होते हैं पर्सन के अंदर। स्पेशली देखा जाए तो अगर हम मेल फीमेल की बात करें जेंडर में, तो ये मेल को ज़्यादा अफेक्टेड करता है, और अगर मेल में भी देखें तो ये बच्चों में ज़्यादा होता है। पर ऐसे ही जो क्रॉनिक स्टेज में आ जाते हैं, जैसे कि बच्चों में तो होता है ये, साथ के साथ एडल्टहुड में भी देखा जाता है, तो वो क्रॉनिक स्टेज तक पहुंच चुका होता है टिक डिसऑर्डर, इसीलिए एडल्ट में भी देखा जाता है। जंपिंग,
कूदते रहना, जंपिंग करते रहना, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे जंपिंग करना, ये भी एक सिम्टम होता है। एंड नेक्स्ट सिम्टम होता है कॉम्प्लेक्स में कॉर्पोप्रेक्सिया। कॉर्पोप्रेक्सिया का मीनिंग होता है कि एक ऐसी हरकत करना जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल हो, फिर भी वो कंटिन्यूअस करते हैं। कोई पर्सन जो टिक डिसऑर्डर से अफेक्टेड है, कॉम्प्लेक्स स्टेज में है, तो वो अपने प्राइवेट पार्ट को टच करता रहेगा, चाहे वो कहीं पे 10 लोगों के बीच में है या वो और भी ज़्यादा लोगों के बीच में है, पर वो कंटिन्यूअस अपना प्राइवेट पार्ट टच करता रहेगा। वो उसके लिए कुछ नहीं है, नॉर्मल है, पर बाकी लोगों के लिए क्या है, वो समाज में अनएक्सेप्टेबल है। तो इसी को हम एक टर्म देते हैं कॉर्पोप्रेक्सिया। तो कॉर्पोप्रेक्सिया भी एक कॉम्प्लेक्स टिक डिसऑर्डर होता है जो कि मोटर के अंदर आता है। आई होप आपको मोटर टिक डिसऑर्डर में सिंपल और कॉम्प्लेक्स के ये जो सारे डिफरेंट है और क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वोकल टिक डिसऑर्डर कि वोकल टिक डिसऑर्डर में सिंपल कौन कौन से सिम्टम होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स कौन कौन से सिम्टम होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि सिंपल वोकल टिक्स क्या होता है। सिंपल वोकल टिक्स में रिलेटेड है हमारे वोकल कॉर्ड से, जैसे हम बोलते हैं या फिर गले से कुछ आवाज़ निकाल रहे हैं जो कि एबनॉर्मल है, तो वो हमारे वोकल के अंदर आता है। ये क्लियर है? वोकल का मतलब हमारे वोकल कॉर्ड, और वोकल कॉर्ड से रिलेटेड जो टिक डिसऑर्डर होता है उसे हम बोलते हैं वोकल टिक डिसऑर्डर। ओके, इसमें आता है कफिंग। कफिंग मतलब नॉर्मल है, एक अपना बॉडी रिफ्लेक्स है जो कि हम अक्सर ही करते हैं, हर कोई करता है और इसे लोग इतना नोटिस नहीं करते। बट अगर ये रेपिटेटिव रैपिडली पर्पसलेस किया जा रहा है कफिंग भी, तो वो चीज़ें दिखती हैं ऊपर से ही कि अगला जो है वो कहीं ना कहीं टिक डिसऑर्डर से अफेक्टेड है। लाइक से कहीं लेक्चर देने गए हो, वहाँ पे लेक्चर की हम दो ही चीज़ें बोल रहे हैं बट बीच में ऐसा कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक वोकल टिक डिसऑर्डर होता है जिसमें कि पर्सन के गले में कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है, बट एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से वो ज़्यादातर अपने आप को थोड़ा सा प्रूव करने के लिए वो ऐसा कुछ कर रहा है, तो वो होता है वोकल टिक डिसऑर्डर के अंदर, जो कि हम सिंपल के अंदर पढ़ते हैं। होता है बार्किंग एंड उसके बाद है थ्रोट क्लीनिंग। थ्रोट क्लीनिंग भी जैसे जो इस तरीके से करते हैं ऐसा कर रहे हैं, तो वो थ्रोट क्लीनिंग है। बात करने के बीच बीच में वो आपसे अगर 5 मिनट बात कर रहे हैं तो वो 10 बार इस तरीके से करेंगे, तो वो क्या है, वोकल टिक डिसऑर्डर का सिंपल सिम्टम है। एंड फोर्थ पॉइंट है स्निफिंग। स्निफिंग का मतलब जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा कि सलमान खान की लोग एक्टिंग करते हैं तो कुछ ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो एक स्निफिंग में आता है। जैसे आप बात करते करते किसी के कहीं फ्रंट में हो और आप बहुत बार कर रहे हो, कंटिन्यू ऐसे करना, बार बार हाथ को अपने नाक के पास लाना, स्निफिंग करना, तो ये वोकल टिक डिसऑर्डर के सिंपल में आता है। और वैसे ही नेक्स्ट है क्लिकिंग। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो हमारे सिंपल वोकल टिक डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। अब हम बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स की तरफ। कॉम्प्लेक्स है जो कि, तो ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा खतरनाक होता होगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। तो जैसे इकोलेलिया। इकोलेलिया में अगर आपने किसी को बोला कि, मतलब इसे एग्जाम्पल दें तो पैरेट लाइक जो स्पीच देखा जाता है, जैसे आपने बोलिया हाय तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब आपने जो वर्ड बोला उसी वर्ड को वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे से क्या पूछा जा रहा है या मुझे क्या जवाब देना है, पर वो एक ही वर्ड को कंटिन्यू रिपीट करता रहता है, कंटिन्यू रिपीट करता है। इसे पैरेट लाइक स्पीच भी कहते हैं। तो ये इकोलेलिया होता है, इसे हम टर्म देते हैं, जो कि वोकल टिक डिसऑर्डर के कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स के अंदर आते हैं। अब हमारा इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पैलिलेलिया। पैलिलेलिया का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाऊं तो, इसमें जो पर्सन है, जो टिक डिसऑर्डर वाला पर्सन है, वो कोई एक वर्ड को पकड़ लेता है और उसी वर्ड को कंटिन्यू रिपीट करता रहता है। जैसे इकोलेलिया में मैं अगर बताऊं, फॉर एग्जांपल उसमें आपने एक सेंटेंस दिया, जैसे पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है, तो वो पूरा सेंटेंस रिपीट करेगा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, इस तरीके से, तो उसे हम टर्म देते हैं इकोलेलिया। एंड पैलिलेलिया जो टर्म है उसमें एक वर्ड को पकड़ लेगा, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, नाम, 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 तो जो एक वर्ड पकड़ लिया है उसे हम बोलते हैं पैलिलेलिया। ठीक है, तो ये भी आते हैं किसमें, हमारे वोकल टिक्स कॉम्प्लेक्स के सिम्टम के अंदर। अब नेक्स्ट जो सिम्टम है उसमें है मेंटल कॉप्रोलेलिया। मेंटल कॉप्रोलेलिया का मतलब होता है कि ऐसा अफेक्टेड पर्सन जो कि गंदे वर्ड को रिपीट करता है, जिसे पता है कि वो वर्ड गंदा है, वो वर्ड सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, पर वो फिर भी उस चीज़ को कंटिन्यू रिपीट करता रहेगा, कंटिन्यू रिपीट करता रहेगा। इसे हम एक टर्म देते हैं मेंटल कॉप्रोलेलिया। तो ये थे वोकल टिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
टर्म्स है कि कौन कौन से टर्म होते हैं टिक डिसऑर्डर के अंदर। अब हम आते हैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है मैनेजमेंट, कि इनको मैनेज कैसे किया जाता है, क्या इनका ड्रग ऑफ चॉइस होता है। तो ऐसे पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया था, ये साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, इनके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इन्हें हम थोड़ा नज़रअंदाज कर सकते हैं। बट अगर कोई घर का अपने फैमिली मेम्बर ही इससे अफेक्टेड है तो उसके ट्रीटमेंट की बात आ जाती है, और ये बेहद ज़रूरी भी है। ठीक है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते कि वो मेंटल अफेक्टेड है, उसे हमने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, नहीं, ट्रीटमेंट है, हर चीज़ का ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट कराना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले हम इसके ड्रग ऑफ चॉइस की बात करते हैं। टिक डिसऑर्डर की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है हैरोपेरिडोल। हैरोपेरिडोल इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ये आप याद रखना, एक टर्म में सिर्फ याद रखना है हैरोपेरिडोल। ठीक है, कभी भी एग्जाम में पूछ दिया मोटर टिक डिसऑर्डर और वोकल टिक डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, DOC, तो हमें लिखना है हैरोपेरिडोल। अब हम हैरोपेरिडोल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। हैरोपेरिडोल एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है। जब आपने साइकेट्रिक, अगर आप लोगों में कोई भी जो वीडियो देख रहा हो, अगर आपने साइकेट्रिक की थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है या मेडिसिन के बारे में पता है, तो एंटी डिप्रेसेंट, एंटीसाइकोटिक, एंटी एंजाइटी, ऐसे कई सारे उसके क्लासिफिकेशन होते हैं ड्रग के। तो वैसे ही जो हैरोपेरिडोल है वो किस में आता है, वो एंटीसाइकोटिक ड्रग के अंदर आता है। हैरोपेरिडोल फोटो सेंसिटिव ड्रग होती है, मतलब पर्सन जो इस मेडिसिन को ले रहा है वो फोटो सेंसिटिव, मतलब उसे धूप में जाने से मना करते हैं, क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव ड्रग होती है। पेशेंट को कई बार सन बर्न हो सकता है, और सनलाइट के एक्सपोजर में आने से पेशेंट को स्किन हार्म भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें प्रिकॉशन रखना होता है, और ये टॉक्सिसिटी भी जल्दी कॉज करती है। अगर हम किसी डायबिटिक मेलाइटिस वाले पेशेंट को हम हैरोपेरिडोल मेडिसिन दे रहे हैं, तो हमें वहाँ पे उसका शुगर मॉनिटरिंग करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो एंटीसाइकोट्रिक ड्रग है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ड्रग होती है। तो कई बार हमसे ये पूछ भी देता है एग्जाम में कि जो आपका हैरोपेरिडोल मेडिसिन है, ये अगर हम किसी पेशेंट को एडवाइस करते हैं लेने के लिए, तो क्या क्या प्रिवेंशन होना चाहिए। तो पहला तो ये है कि ये फोटोसेंसिटिव ड्रग होती है और ये जल्दी टॉक्सिसिटी कॉज करती है। हम एक टर्म याद करते हैं, नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स। अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डायबिटिक मेलाइटिस वाले पेशेंट को देने पे बेसिकली हमें क्या करना है, उनका शुगर मॉनिटरिंग करना है, बिकॉज ये इंसुलिन रजिस्टर ड्रग होती है। आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी टिक डिसऑर्डर के बारे में जो हमारे साइकेट्रिक से रिलेटेड है, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप आज ही मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं और भी लोगों तक शेयर करें, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड रहूं और आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लेकर के आती रहूं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।